बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एफएससी पार्ट फर्स्ट है फ़िज़िक्स और फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स। और इससे पहले जो स्टार्ट में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन है साइंस के बारे में और फिज़िक्स के बारे में, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल फ़िलासफ़ी। व्हाट इज़ नेचुरल फ़िलासफ़ी, ये क्या होती है, इसको हमने इसके अंदर स्टडी करना है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल फिनोमिना एंड मटेरियल थिंग्स इन एन ऑर्डिनरी मैनर। इसके अंदर हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर इस चीज़ को स्टडी करना है कि जो चीज़ें भी यहाँ पर इस वर्ड्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी खसूसियात को और उनकी क्लासेस को देखते हैं कि कौन कौन सी किस चीज़ के साथ रिलेट कर रही है, और फिर उसको हम उनके साथ एक अलहदा क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी। जैसा कि हमने उसको क्या कहा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के जो चीज़ें एस्ट्रोनॉमियस हैं उसको एस्ट्रोनॉमी में रखते हैं। जियोलॉजी जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं या ज़मीन के मुताल्लिक जो नॉलेज है उस किस्म की जो ब्रांचेस हैं उसको हम जियोलॉजी के अंदर रखते हैं। इसी तरह से केमिकल रिलेटेड जो है वो केमिस्ट्री के अंदर, और जो फिज़िकल चीज़ें हैं फ़िज़िक्स रिलेटेड है उसको हम फ़िज़िक्स में रखते हैं। तो ये एक नेचुरल फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर हम उसको अरेंज करते हैं ऑर्डिनरी मैनर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर। ये जो स्टडी है, इस स्टडी ऑफ नेचर को हम क्लासीफाई करते हैं। कितनी ब्रांचेस के अंदर इसको क्लासीफाई किया जाता है, इसको हमने इसके अंदर देखना है कि देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर। नंबर 1 द बायोलॉजिकल साइंसेज एंड नंबर 2 द फिज़िकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज क्या होती हैं? डील विद लिविंग थिंग्स, वो चीज़ें जो ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन, द स्टडी अबाउट एनिमल्स, प्लांट्स एंड एट्सट्रा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फिज़िकल साइंसेज है, कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग्स। और इसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसकी स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी इंटरेक्शंस और तमाम चीज़ों के बारे में जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं उसको हम कहते हैं द फिज़िकल साइंसेज। और फॉर एग्जांपल्स फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? फिज़िकल साइंसेज के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं मेन फ्रेंचाइज ऑफ फिज़िक्स साइंसेज। फंडामेंटल साइंसेज के जो मेन फ्रेंचाइज हैं वो कितने हैं, उनके अंदर कितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है और किस बुनियादों के ऊपर उसके साइजेस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, इसको हमने स्टडी करना है। तो इसके फर्स्ट जो है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट एक्सट्रीमली लार्ज, सेकंड एक्सट्रीमली स्मॉल और थर्ड वन जो है कॉम्प्लेक्स मैटर। और फर्स्ट जो है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ। द यूनिवर्स इटसेल्फ के ये जो होल यूनिवर्स है इसका जो स्टडी ये किसके अंदर आती है? एक्सट्रीमली लार्ज के अंदर। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से गैदर करते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, किस तरह से इनके बारे में एक्सट्रीमली जो हमारे पास यूनिवर्स है इसको किस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप नो गैदर इंफॉर्मेशन फ्राम द फेयर साइड ऑफ अ यूनिवर्स एंड हैव रिसेंटली डिटेक्टेड एज रेडियो वेव। तो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हम एक्सट्रीमली लार्ज जो यूनिवर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सेकंड है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे जो स्मॉल है, स्मॉल वर्ड्स है, उसको स्टडी करते हैं। वो हमारे पास दैट ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन एंड अदर्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं जिसको हम
जो हमें नज़र तक नहीं आती, हम उसका अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसको स्टडी नहीं कर सकते। और ये इतना जो स्मॉल, जो एक एटम और एटम में मौजूद जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में जो मुतालिया किया जाता है, ये सेकंड उसका जो फ्रंटायर्स है उसमें आता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेजॉन एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट थर्ड वन जो हमारे पास है, द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स फ्राम मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू अर्थ एट द अदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है मिडिल साइज्ड थिंग्स हैं, जो एक मॉलिक्यूल्स है जिसका साइज़ एक मॉलिक्यूल्स से लेकर अर्थ तक, इनके दरमियान जितने भी चीज़ें आती हैं इसके साइज़ में, मॉलिक्यूल के साइज़ से लेकर अर्थ साइज़ तक, इनके दरमियान जो जो भी चीज़ें आएंगी वो मिडिल साइज यानी कम्प्लेक्स मैटर के अंदर आएंगी। वो उसकी एग्जांपल जिस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल से लेकर, ये जैसे हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, बुक्स है, और इसके अर्थ एग्जिस्टिंग, ऑल अर्थ एग्जिस्टिंग थिंग्स जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स मैटर के अंदर आएंगी, जो कि थर्ड वन उसका फ्रंटायर्स में आता है। अब यहाँ तक जो था कि हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है उसकी नेचर की किन पार्ट्स के अंदर करते हैं, फिर यहाँ पे इस यूनिवर्स को कितना पार्ट्स में उसके साइजेस के मुताबिक किस तरह से उसको हमने डिवाइड किया, उसकी थ्री जो है हमारे पास, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल और मिडिल साइज। अब हम आते हैं अपनी बुनियादी जो हमारा एक मेन टॉपिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या होती है? The branch of science in which we study the properties of matter, energy and the relationship between them। फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है उसको हमने जो स्टडी किया वो क्या है? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि जो हमारे पास मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसकी एनर्जी और इनका रिलेशनशिप क्या है, कि मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं फिज़िक्स। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात यह है कि मैटर हमारे पास हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। एनर्जी एक प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, मौजूद होती है, कि वो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की। और फिर इनका रिलेशनशिप क्या है? मेन पॉइंट ये रिलेशनशिप की है कि जब हम देखते हैं, पढ़ लिया डेफिनेशन व्हाट इज़ फिज़िक्स, हमने उसको डिफाइन भी कर लिया, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि ये रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, तब हम इस काबिल नहीं होते कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये मेन पॉइंट्स है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन जो है, इसके अंदर जो एक मेन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप का है, इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम क्लियर करने की बुनियादी हम एक लेवल तक उसको क्लियर करने की ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा हाईली कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते, एक बुनियादी हद तक इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक इस एफएससी का टॉपिक है तो इसके लेवल के मुताबिक ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप क्या होता है, कि एक हम मिसाल लेते हैं कि एक हमारे पास मोटर बाइक है, उसको बनाया गया कि उसके ऊपर एक या दो आदमी बैठकर उसको चलाएंगे या तीन। तो उसकी कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम जो इसके ऊपर वेट आना है, जो इसके ऊपर हमने वज़न देना है, वो मैक्सिमम कितना होगा? 100 kg, 150 kg या 200 kg। तो फिर उसको हमने मद्देनज़र रखना है कि 200 kg को मूव करने के लिए कितने हॉर्स पावर का इंजन रिक्वायर्ड है। तो फिर वो इंजन की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? एनर्जी है, और मैटर जो उसके ऊपर आ रहा है वो 2 kg है। तो फिर उसको देखना है कि उस 2 kg को ले जाने के लिए कितना एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो उतना मैक्सिमम हॉर्स पावर का हम इंजन उसके अंदर रखते हैं। तो ये उसके दरमियान एक रिलेशनशिप है
कि पहले अगर हम रिलेशनशिप को मद्देनज़र नहीं रखते तो हम जो डिवाइस या जो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें से अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। अब इसकी और एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास में मौजूद एक टेबल पड़ा है, तो मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ हाँ जी आप इस टेबल को उठा के इस रूम से बाहर ले जाएं। अब वो टेबल उसके अंदर मौजूद, जो स्टूडेंट के अंदर मौजूद अपनी एनर्जी है उसके मुताबिक जो टेबल का वेट है वो ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपनी टोटल एनर्जी लगाएगा, जोर लगाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, टेबल को हिला नहीं पाएगा और टेबल को रूम से बाहर रखने का टास्क जो उसे दिया गया था वो उसे पूरा नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या कहा जाता है कि हाँ जी इसका एक दो और उसका क्लास फेलो है, उसको हम कहते हैं हाँ जी आप अपने क्लास फेलो की हेल्प करें, वो इस चीज़ को अपने टास्क को पूरा करने में नाकाम रहा है तो इसको कंप्लीट करवाने के लिए आप इसकी हेल्प करें। तो दूसरा स्टूडेंट उठता है, अब एक साइड से एक स्टूडेंट पकड़ता है, दूसरी साइड से दूसरा स्टूडेंट पकड़ता है, तो जब दोनों एक साथ उसके ऊपर जोर लगाते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी एनर्जी भी दोनों मिलती हैं। अब उस एनर्जी जो है वो उसके वेट से बढ़ जाती है, तो फिर वो उसको आसानी के साथ उठा के रूम से बाहर ले जाते हैं। तो ये उसके दरमियान क्या था कि अगर एक स्टूडेंट्स को कहा जाए कि उसके वेट से, उसकी एनर्जी से ज़्यादा उसका मैटर है, तो मैटर का वेट उससे ज़्यादा है तो वो उसको नहीं उठा पाएगा। तो फिर उस वेट को उठाने के लिए हमने रिलेशनशिप देखना है कि इतना वेट को कितना एनर्जी चाहिए उठाने के लिए। तो ये उसके दरमियान एक रिलेशनशिप है। और एक हम ट्रेलर बनाते हैं हज़ारों किलोग्राम वेट को उठा के ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम उसको माइंड में रखते हैं कि इसको हम बना रहे हैं तो मैक्सिमम वेट कितना उठाएगा, तो उसके मुताबिक उतना हार्स पावर, उतना एनर्जी का इंजन उसमें लगाया जाता है। और अगर उस ट्रेलर के अंदर उसका साइज़ तो हमने बना दिया कि इसके ऊपर इतना सामान आ सकता है, लेकिन उसमें एक मोटर बाइक का इंजन लगा देते हैं, तो क्या ट्रेलर वो सामान उठाएगा? सामान तो दूर की बात, वो खाली उस ट्रेलर को मूव भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसके इंजन की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो उस मैटर जो है उससे बढ़ गई है, कम हो गई है। तो वो उसके मुताबिक उसके पास वो एनर्जी नहीं है कि वो उसे मूव करवा सके। तो हमने जो इतना खर्च किया, इतना कंस्ट्रक्ट किया, इतना उसके ऊपर मेहनत की एक ट्रेलर के ऊपर, जो मकसद हासिल करने के लिए, तो उस मकसद को हासिल करने में हम लोग नाकाम हो जाएंगे। अब हमारी मेहनत, हमारे उसके ऊपर लागत, हमारा खर्च सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये है मेन रिलेशनशिप कि हम जो चीज़ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने चेक करना है कि वो मैटर कितना है और उससे जो हम अपना टास्क हासिल करना चाहते हैं उसको कितना एनर्जी चाहिए। तो उस दोनों के रिलेशन को देखते हुए हम वो चीज़ उतना हार्स पावर का उसके अंदर इंजन या उसकी कैपेसिटी के मुताबिक हम एनर्जी देते हैं, तब वो उसका एक हम अपना प्रॉपर वर्क उससे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि इसके अंदर रिलेशनशिप को बताता है कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। या इसकी और एग्जांपल लेते हैं, ये बोर्ड मार्कर है, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनको मैं चाहता हूँ इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, अगर उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस की निस्बत जो मैं एनर्जी या फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू कम है, तो इसको मैं तोड़ने में नाकाम रहूँगा। क्या चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए उसके मुताबिक या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर मैं उसको जाके फिर देखूंगा कि इसके इंटरएटॉमिक या इसके अंदर जो फोर्सेस हैं उसको एक दूसरे के साथ आपस में बांध के रखे हुए हैं वो कितना है, और फिर कितना चाहिए कि उसको ब्रेक किया जाए, फिर इसको मैं काबिल होऊंगा तोड़ने के लिए। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो इस तरह से इस डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल है E इज इक्वल टू mc²। E एनर्जी है, m मैस है किसी चीज़ का, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है कि एनर्जी और मैटर क्या है आपस में। तो इस तरह से बाकी भी काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो देकर हम इस डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस फिज़िक्स का जो एरिया है, इस फिज़िक्स की मदद से कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। तो वो है इन फिज़िक्स वी स्टडी लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो लॉज हैं, न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था, 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको हम स्टडी करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम जो है और उसकी स्ट्रक्चर को, इसकी फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए स्टडी करते हैं। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, कि कोई भी हमारे पास फोर्सेस हैं वो किसी मैटर्स को एक दूसरे के साथ किस तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जैसे कि कोई हमारे पास सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स एक दूसरे को उसने होल्ड किया होता है, तो एक हमारे पास प्रॉपर एक मैटर बनता है। एटम्स हैं वो जुड़ते हैं तो एक प्रॉपर किसी चीज़ की शेप मिलती है। तो उनकी जो उसकी स्टडी करते हैं कि उन फोर्सेस ने किस तरह से वो एक दूसरे को आपस में होल्ड किया हुआ है, तो उसको स्टडी करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरेक्शन होता है, क्या असर होता है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट होते हैं, इनको भी स्टडी करने के लिए हमें फिज़िक्स के बेसिक्स और उनके लॉज का होना, पता होना ज़रूरी है। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एंड सो ऑन, और मैटर और उसके ऊपर, मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर असर अंदाज होती हैं, क्या क्या उसमें तब्दीली आती है उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पड़ने की वजह से। तो इसको भी हम जो स्टडी करते हैं फिज़िक्स के लॉज बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी ब्रांचेज़ के ऊपर कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। मेन ब्रांचेज़ के ऊपर आ जाते हैं हम। मेन ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स? डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। फिर उस न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं कि उस न्यूक्लियस में फिर क्या क्या चीज़ें उस अंदर मौजूद हैं, किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो उन तमाम चीज़ों को जो स्टडी करते हैं, वो जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसको न्यूक्लियर फिज़िक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स। व्हाट इज़ पार्टिकल फिज़िक्स? concerned with the ultimate particles of which matter is composed। पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर हम देखते हैं कि एक मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना गया है, कि वो पार्टिकल कौन सी खसूसियात के हैं, किस नेचर के हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किस तरह उनके जुड़ने से एक मैटर बना और क्या उसकी उनके अंदर क्या क्या वो खसूसियात रखते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स की ब्रांच पार्टिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स। व्हाट इज़ पार्टिकल फिज़िक्स? कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ इसको पहले हमने पार्टिकल फिज़िक्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक, रिलेटिव कितना है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो चीज़ें जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमने देखना है कि मैटर जो हमारे पास हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्या क्या किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कि जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है, कोई एमॉर्फस सॉलिड है, फिर उसमें से दूसरा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर क्या किस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसकी, तो इस और उसके अंदर किस तरह से एटम्स उनकी क्या क्या खसूसियात हैं या उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये तो थी मेन ब्रांचेस फिज़िक्स की। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ और भी ब्रांचेस हैं
ओवरलैपिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ओवरलैप्ड ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं? हाँ जी डियर स्टूडेंट, ओवरलैप ब्रांचेज कौन कौन सी है? वो ब्रांचेज होती हैं जो किसी दूसरी ब्रांच के साथ मिलकर या उसमें फिजिक्स की बेसिक्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी किया गया हो, उस ब्रांच को ओवरलैप्ड ब्रांचेज कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ओवरलैप्ड ब्रांचेज को हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू द स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम्स। कोई भी केमिकल सिस्टम है उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की एप्लीकेशंस और टेक्निक्स या उसकी बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए, उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। कि जैसे हमने कोई भी सॉलिड्स है उसकी स्ट्रक्चर्स को देखना है, हमने फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिक्स की खसूसियात, फिजिक्स की एप्लीकेशन, फिजिक्स के बुनियादी प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोफिजिक्स द साइंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना में फिजिक्स की बेसिक लॉज को इस्तेमाल करते हुए, उसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल फिनोमिनाज को जब देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमियस से इल्म फल्कियात, फल्कियाती जो माहौल है, जो फल्कियाती निज़ाम है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है फिज़िक्स के बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि क्या है, द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की वो ब्रांच कंसर्न विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर celestial bodies and the application of the laws and theories of physics to the interpretation of astronomical observations। तो इसके अंदर फिज़िक्स की एप्लीकेशंस, फ़िज़िक्स की बेसिक्स, फ़िज़िक्स के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए फल्कियाती निज़ाम के बारे में स्टडी करना, वहाँ से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना जो है, वो जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। हेल्थ फिज़िक्स डीलिंग विद द मेडिकल एंड हाइजेनिक एस्पेक्ट्स ऑफ एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। जब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का किसी हेल्थ फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, किसी बीमारी को डायग्नाइज करने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं वो काफ़ी हाईली इंटेंसिव होती हैं, और जब वो हमारी जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो वो जिस्म के जहाँ पर भी पड़ती हैं उसको डैमेज कर देती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। इस डैमेजिंग, इस ख़तरात और इन चीज़ों से बचने के लिए जब वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे फ़िज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर जब अपनाई जाती हैं फ़िज़िक्स के लाज के मुताबिक, कि जैसा कि हम कोई एक पेशेंट है, वो कैंसर का है, कैंसर पेशेंट है, तो उस कैंसर ज़दा हिस्से को ख़त्म करने के लिए जब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो उसके ऊपर रेडिएशंस डाले जाती है ताकि वो उस हिस्से को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर दे और कैंसर मज़ीद ना बढ़े। तो उस वक्त सिर्फ उसी हिस्से तक ही उस रेडिएशंस का जाना लाजमी है, बाकी उसके साथ किसी भी हिस्से के ऊपर रेडिएशन पड़ेगी उसको भी डैमेज कर देगी। तो इससे बचने के लिए फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए उसको हम फोकस करते हैं, ख़ुद को, अपने एनवायरनमेंट को इन रेडिएशंस के ख़तरात से बचाते हैं। ये जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं हेल्थ फिज़िक्स। अब ये उसकी मेन ब्रांचेस थी। अब थोड़ा सा हम इसका टच देते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा हम देख लें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अगर हम कुछ हिस्ट्री बैक दोहराते हैं तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था तो उस वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। हम अपनी किसी भी अपना जो एक मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें इतना आसानियां नहीं थी, या दूर दराज तक कोई इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे, तो बहुत एक डिफ़िकल्टी होती थी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक दूसरे के इतना करीब कर दिया कि हज़ारों किलोमीटर फासले पर बैठा शख्स एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर रहा होता है जैसे सामने बैठा है। जैसा कि हम वीडियो कॉल करते हैं तो देख रहे होते हैं इतना दूर से बंदा बैठा है, तो उसने टोटल दुनिया को कनेक्ट कर दिया है। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का अहम रोल है। अब देखते हैं कि रोल ऑफ फिजिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स developed from the basic rules of physics। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो चिप्स से बनाया जाता है, और वो चिप्स जो बनाई जाती हैं वो फिज़िक्स की बेसिक रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए चिप्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो उन चिप्स से फिर हम कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन की डिवाइसेस को बनाते हैं। तो यहाँ से ज़ाहिर हुआ कि फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखते हैं चिप्स क्या हैं। द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। चिप्स सिलिकॉन से मिलकर बनती हैं। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। सिलिकॉन सैंड से हासिल की जाती है। इट इज़ अप टू अस वेदर वी मेक अ सैंड कैस्टल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चिप्स को इस्तेमाल करते हुए डिवाइस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक हमें क्या चाहिए। आया क्या हमें इंफॉर्मेशन एक मोबाइल बना सकते हैं, एक छोटी सी डिवाइस बना सकते हैं जिससे हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, या एक बहुत बड़ा किला जैसे बहुत बड़ा एक कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाते हैं उससे भी हम अपना जो काम ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चिप्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक डिवाइस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें बेसिक रोल जो है वो फिज़िक्स का होगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फिज़िक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये एक फंडामेंटल साइंस की ब्रांच है फिज़िक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा एक टॉपिक था जो सिर्फ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन थी, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारी 11th क्लास फ़िज़िक्स का। आज इसको हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर है वो इससे आगे जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसके ऊपर होगा, और इस तरह से सीरीज़ में फुल बुक इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज इस तरह से लेक्चर्स इसके प्रिपेयर करेंगे और इसको